नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक आजकल गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और युवाओं को ऐसी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया हो ताकि वो एक धार्मिक भावना के साथ में जुड़ें और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं गांव सूरेवाला में, जहां के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम जो पूरे ज़िले के अंदर जो जाना और पहचाना जाता है गौ भक्त के नाम से, अभयपाल जी एचरा साहब। आज मैं उनके साथ में मौजूद हूं, जो कि एक समय में ज़िले के जो गौ भक्त हैं उनके गौशालाओं के अध्यक्ष भी, ज़िले के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आज मैं मौजूद हूँ गौशाला सेवा समिति सूरेवाला में और बात करेंगे अभयपाल जी एचरा साहब से और जानेंगे इनके बारे में भी और गौशाला के बारे में भी, कैसा इनका जीवन परिचय रहा और कैसे ये गाय की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। तो सबसे पहले एचरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। आप हमारे पास आए और इस बात से हम बड़े खुश हैं और इस बात के लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये बीड़ा उठा रखा है कि भी गौशालाओं के पदाधिकारियों से मिलें और गौशालाओं की देख रेख करें और देख रेख करके इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एचरा साहब, अब बात करेंगे आपके बारे में। आपका बहुत ही बड़ा जो है परिचय रहा है और मैं जैसे क्षेत्र में जैसे कई गौशालाओं में गया हूँ तो मुझे हर व्यक्ति ने यही बोला कि अभयपाल जी जो एचरा साहब हैं, पहले जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं हमारे, उनका इंटरव्यू ज़रूर करना जैसे ही आपका मौका मिले। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। आप अपने बारे में परिचय दीजिए और अपने जो अनुभव साझा कीजिए जी। मेरा नाम अभयपाल एचरा और गांव हमारा कुलचंदर है, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़। और आज से 12-15 साल पहले मैं गौशाला से जुड़ा हूँ। उससे पहले हम गांव कुलचंद्र में थे और कुलचंद्र में मैंने शुरू में 2 साल का कार्यकाल, हमारे 3 गांव की कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव का मैं अध्यक्ष रहा हूं। और उसके बाद पंचायत का काम 5 साल तो सरपंची के तौर पे मैंने देखा है और उससे पहले 2 योजना में उप सरपंच भी रहा हूं। उसके बाद जैसे MP MLO के साथ मेरा जुड़ाव रहा है और उसके बाद हमारे गांव सूरेवाला में गौशाला कुछ टाइम पहले अकाल का टाइम जब आया था, उस टाइम कुछ सदस्यों ने 60-70 गोवंश को एक नोरे में रखकर एक दिन का वो उन्होंने सिस्टम किया कि भी आज तू उनकी सेवा करेगा, कल दूसरा करेगा। करते करते उन्होंने 1 बीघा ज़मीन मोल ले ली और 1 बीघा ज़मीन मोल लेकर उसमें शेड वगैरह बना कर उसकी वहाँ सेवा चालू कर दी। तो कुछ टाइम के बाद एक दिन ऐसा भी आया कि भी ये गौशाला तो अपने से चलनी मुश्किल है। तो कुछ जैसे हंसराज जी धारणिया है, मोजीज, कई आदमी, और उन्होंने सोचा भी कैसे न कैसे कोई साथ ऐसा लें तो या तो इसको बंद करेंगे या फिर चालू करेंगे। तो वो जैसे मेरे पास आए कि भी भाई साहब ऐसी हालात है हमारी, तो हम तो गौशाला को बंद कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भी जो गौशाला आपने चालू कर ली, अपने तो और चालू करना चाहते हैं और आप चालू की हुई गौशाला अगर बंद करते हो तो ये काम अच्छा नहीं अपने लिए, तो हम आपकी मदद करेंगे, आप उसको बंद मत करो। तो उस दिन के बाद मैं उनके साथ जुड़ गया और हमारे चक के लोगों को साथ जोड़ा और जोड़ कर हमने जन सहयोग उनको दिया।
और उस दिन से हम उनके साथ जुड़ गए और जुड़ते जुड़ते मतलब सूर्यवाड़ा हो गया, फिर नाईवाड़ा को हमने साथ जोड़ लिया, फिर हमने कुलचंद्र को साथ जोड़ लिया और जोड़ते जोड़ते मतलब गौशाला को मतलब बढ़ाते गए तो आज वो गौशाला जो है, आज उस गौशाला को 20 साल के आसपास हो गए और उस गौशाला में उस टाइम तो 60 गोवंश से चालू हुई थी, आज उस गौशाला में 1200 गोवंश है। तो एचरा साहब, ये तो बात रही आपके बारे में और गौशाला की शुरुआत के बारे में। तो अब बात करेंगे अपनी जो गौ सेवा समिति सूर्यवाला है, ये कुलचंदर है, नाईवाला है और सूर्यवाला है, थेड़खोड़ा है। इन गांवों के बीच में जैसे गौशाला, इनके साथ में गौशाला में जो क्षेत्रफल माने या मतलब एरिया के जो लोग हैं वो जैसे जुड़े हुए हैं। और आज की तारीख में गौशाला के अंदर बात करें तो क्या कुछ बना हुआ है और किस तरह से मतलब व्यवस्था की हुई है? गौशाला के साथ जो हमारे सूर्यवाड़ा, नाईवाड़ा, कुलचंदर और तीनों गांवों की ढाणियाँ, जैसे ख्याली वाली ढाणी है, आम जो खेतों में ढाणी बनी हुई हैं और थेड़खोड़ा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया इसके साथ एरिया जुड़ा हुआ। उसके बाद गौशाला के निर्माण की बात है तो निर्माण हमारे लोग बागों का जन सहयोग भी है और गवर्नमेंट से अनुदान भी अच्छा आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमने जैसे शेड गौशालाओं के आज 1200 गोवंश के लिए जो है पूरे हमने शेड बना रखे हैं और तूड़ी के गोदाम बना रखे हैं। तो मौके पे ज़रूर हमारे को ज़रूरत है कि भी शेड और बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि गोवंश 1200 गोवंश बहुत होता है, पर फिर भी उनकी व्यवस्था हर वजह से मतलब अच्छी है और आपने देखी भी है। तो हमारा प्रयास है कि भी आगे शेड कम से कम बार हमारे पीछे गौशाला की जगह है, उसमें हमने कोई 200-250 गोवंश और वहाँ निकालने के लिए वो शेड बनाने हैं। तो अब हमारी पीछे मीटिंग है, उसमें डिस्कस भी हुई है। तो ये है, उसमें एमपी कोटे का पैसा भी लगा हुआ है और उसमें एमएलए कोटे का भी पैसा लगा हुआ है और दानदाताओं ने भी अच्छे शेड, गेट वगैरह बना रखे हैं। एचरा जी, बात करें कि आपने जैसे बताया कि इस गौशाला के अंदर पंचायत कोटे से भी जैसे मतलब योगदान मिला हुआ है और एमएलए एमपी कोटे से भी योगदान मिला हुआ है। बात करें कि पंचायत कोटे से क्या कुछ मिला हुआ है और एमएलए एमपी कोटे से गौशाला में क्या कुछ बना हुआ है? पंचायत के कोटे से पहली बार पैसा आया है बाथरूमों के लिए। ठीक है, बाथरूम के लिए आया है तो वो सरपंच ने कहा भी मैं यहाँ बाथरूम बनाने हैं, तो हमने कहा भी बिल्कुल बनाओ। तो हमने जगह बता दी भी यहाँ सेट बैठेगा, तो वो कहने लगे ठीक है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई ये जो बाथरूम है भाई पैसा आपने लगाना है, तो हमारी देख रेख में हम इसको पूरा थोड़ा अच्छी तरह बना देते हैं, ताकि कोई हो सकता है कोई थोड़ा बहुत गौशाला के खाते में से लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने तो इतना लगाना ही लगाना है। तो वो कहने लगे कोई बात को नहीं। तो हमने वो सारा ऐसा मतलब तैयार किया, हमारे देख रेख में वो बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। वो सरपंच को हम कार्यकारिणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मतलब हमारे को आगे कहा कि भी ये चीज़ यहाँ बनानी है, तो वो हमने देख रेख से बना दी है और बहुत ही अच्छी चीज़ बनी है। उसके बाद एमएलए कोटे से पीछे हमारे एमएलए मतलब रह गए परम नवदीप, तो उनके टाइम में 10 लाख मतलब बजट आया था, और 10 लाख का हमने वो आरसीसी शेड एक बनवा दिया। और उसके बाद एमएलए का पैसा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, उसका कारण है कि भाई एमएलए कोटे के लिए गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि भाई 10 लाख जिस संस्था में दे दिया तो उसके बाद एमएलए कोटे का पैसा वहाँ लग नहीं सकता।
ठीक है। इसलिए उसके बाद कड़वा जी आए तो कड़वा जी से हमने निवेदन किया तो उन्होंने हमारे को 7 लाख रुपए घोषणा भी कर दी, पर वो मतलब डिपार्टमेंट कहने लगा भी ये तो पैसा लग नहीं सकता, तो वो तो गवर्नमेंट का नियम है और वो अभी चलता है। उसके बाद हमने MP भरतराम जी MP थे, उस टाइम हमने निवेदन किया तो उन्होंने 5 लाख रुपया तूड़ी के शेड के लिए दिया, तो वो शेड हमने कंप्लीट करवा दिया तूड़ी के लिए। और उसके बाद निहाल जी MP, तो निहाल जी से निवेदन किया तो उन्होंने 10 लाख हमारे को दे दिए और 10 लाख का गोवंश के लिए शेड तैयार करवा दिया हमने। तो ये तो MP कोटे MLA कोटे से पैसा आया हुआ है। बाकी लोगों का दान जो है वो तीनों गांवों के दानदाता हैं। एक कुछ लोगों का जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं शिवराज जी, मतलब थेड़ खोडा से, और उनका मतलब 10 लाख के आसपास दान लगा हुआ है। और एक तूड़ी का शेड उन्होंने बनाया है। एक हमारे गोदामों के आगे जो शेड है वो ऑल राउंड शेड है, वो बड़ा काम में आता है। बरसात का टाइम हो तो उस टाइम उसके नीचे माल लड़ाया जा सकता है, बाकी साधन सारे वहाँ रुक जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा शेड है वो। और उसके बाद एक पार्टी कड़वासरा है वो, उसके 5 लाख लगे हुए हैं, उनका भी नाम का शेड एक बना हुआ है। जैसे हरपत जी बेनीवाल हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी वहाँ 5 और 3 8 लाख का वहाँ काम हुआ है। और एक राम स्वरूप जी जोरन है, उनका भी 3 लाख का वहाँ शेड बना हुआ है। और एक सरवण जी सारण है, उनका भी कोई 1 लाख 1.5 लाख का वहाँ शेड बना हुआ है। 2-4 पार्टी और भी ऐसी हैं, उनका किसी का 1 लाख है, किसी का 60,000 है, जो भी है। और लोगों का पंखे का दान भी, मतलब पंखे सारे वो ज़्यादातर दानदाताओं के दिए हुए हैं। और एक गेट, मेन गेट जो बना हुआ है, साव राम जी रोज हैं तंदूरवाड़ी से, तो उनका उस टाइम 1 लाख कुछ लागत थी, वो बना हुआ है। एक हमारे यहाँ काजले वाली ढाणी है, उनके पवन जी काजला हैं, तो उन्होंने आपकी पिताजी की यादगार में एक शेड बनाया हुआ है जो 100-150 फुट लंबा है, 34-35 फुट चौड़ा है। तो पैसा 3,60,000 उनका खर्चा आया, वो पैसा उन्होंने दे दिया और बनवा दिया, वो मैंने देख रेख करके बनवा दिया। तो उसके बाद गांव के सहयोग से भी शेड बने हुए हैं। तो ये तो है निर्माण का काम। हमारे नाईवाड़ा गांव के हेतराम जी बेनीवाल हैं, तो उनका गौशाला में अच्छा दान आया हुआ है, कम से कम 40 लाख के आसपास। और उनके नाम का एक शेड भी है। उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्राली हमारे को दे दी। एक जो रेड़ा हमारे घूम रहा है गाँव में ढाणियों में, वो रेड़ा उन्होंने दे दिया। और उसके बाद मेन जो हमारा चौगान है उसमें इंटरलॉक वगैरह वो भी उन्होंने लगवाई। और एक ऑफिस जो बना हुआ है वो उनका बनाया हुआ है। और उसके बाद एक कढ़ाई जो सवामणि बनती है वो भी उनकी दी हुई है। तो ऐसे करके उनका 40 लाख का दान आया है, बहुत ही अच्छा दान है। और एक नीमीवाल परिवार है, जैसे सत्य प्रकाश नीमीवाल है, उनके मतलब और भी हैं, उनका भी मतलब लाख से ऊपर उनका दान आया हुआ है। क्या बात है। और एक रोज परिवार है, उनका भी 11,000 के आसपास एक पानी की टंकी बनाई है। एक पालाराम भाटीवाल है, राम प्रताप भाटीवाल है, तो उन्होंने अब पीछे ही एक मतलब जो है जिसको वाटर कूलर अपने कहते हैं, तो 51,000 की लागत से वो ठंडे पानी का उन्होंने चालू किया है। एक हमारे तरसेम सिंह जी हैं, उन्होंने वाटर कूलर पर 50-51,000 रुपये उन्होंने लगाए हैं। हमारे क्या है, खुले जो शेड है ना, खुले शेड हमने वो लटकने पंखे लगाए पहले। ठीक है। तो वो क्या है, जब भी कोई ज़्यादा हवा तेज आती है तो वो बिड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो कई दिन तो हमने ठीक ठाक करवाए। उसके बाद हमने फैसला लिया कि इनके पंखे जो हैं वो दीवार वाले, ठीक है, दीवार वाले लगाएं अच्छे कंपनी के। तो फिर मतलब जो है, एक तो वो भाटीवाल परिवार है, राम प्रताप पालाराम जो है, तो 2 पंखे तो मतलब 22,000 के उन्होंने दिए। ठीक है। और कमेटी वाले कहने लगे भी 2 पंखे आपको देने पड़ेंगे। तो हमने हमारे छोटे भाई सत्य प्रकाश के नाम से 2 पंखे
22,000 के हमने ले आके लगा दिए। और एक हमारे मतलब है धर्मपाल जी मार, उन्होंने भी 2 पंखे दिए। 2 पंखे का हजारीराम जी भाटीवाड़ हैं, हमारी चख के हैं, उन्होंने भी मतलब 1 पंखा दिया। और एक हमारे गांव में ऐसी एक महिलाओं की मंडली बनी हुई है, तो वो भी जब थोड़ा थोड़ा रोज़ाना कीर्तन करते हैं ना, तो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और इकट्ठा करके उन्होंने सोचा भी ये पैसा कहाँ दें, तो उन्होंने फिर विचार किया कि गौशाला में ही दें। तो हमने कहा भी आप गौशाला में देना चाहते हो तो आपके नाम का हम पंखा ले देते हैं। तो उन्होंने भी 1 पंखे का भुगतान हमारे को कर दिया और वो ले आके हमने लगा दिया। तो ये दान भी मतलब बढ़िया आया है। अब वो हमारा अभियान चल रहा है कि भी हम घूम के और उन शेडों में पंखे पूरे कर दें। आगे गर्मी आएगी उस टाइम तक हम पूरे कर देंगे उसमें। तो लोग अच्छा मन से दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब एचरा साहब, गांव के जितने भी आसपास के, जैसे अब तीनों गांव हैं, एक ही गौशाला है, और बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और लोगों का काफ़ी रुझान है। और बात करें आज के कमेटी की, आज की तारीख में गौशाला की कमेटी में कौन कौन मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं जी? इसमें जैसे हमारा अध्यक्ष है शिवराज सिंह जी, लंबे टाइम से चल रहे हैं, अच्छे सज्जन आदमी हैं, बड़े ईमानदार और धनी आदमी हैं। जब भी हम इनको कोई ऐसा सवाल गाल दे देते हैं कि भी यहाँ कोई थोड़ी ये ज़रूरी है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, करवा लो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद मतलब सचिव हैं हमारे रामस्वरूप झोरड़ हैं कुलचंद्र से, तो वो टाइम तो मतलब अध्यक्ष सर ये कम देते हैं, पर उनका वैसे सहयोग हमारे को अच्छा है। कोई राय लेनी है, कोई पैसा लगाना है, कोई और करना है, तो उसमें अच्छा है। कोषाध्यक्ष हमारे राम प्रताप जी बेनीवाल हैं नाईवाड़ा से, अच्छा, उनका भी अच्छा गौशाला में आना जाना रहता है। और उनके जुम्मे हमारा काम लगाया हुआ है कि भी रोज़ाना का हिसाब जो मैनेजर का है वो चेक आपने करना है, तो वो ड्यूटी आपकी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो भी सदस्य हैं, हम जब उनको सूचना करते हैं भी ये समस्या है, इसके बारे में विचार करना है, तो वो बेचारे आ जाते हैं, आके जो भी राय देनी है, पैसा देना है या मदद करनी है, जो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, लोगों का जुड़ाव बढ़िया है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो कमेटी है वो बहुत बढ़िया योगदान दे रही है। बात करूं मैं अब आपके बारे में, आपकी भी एज लगभग 75 के आसपास है। हाँ, 74 के आसपास, 75 के आसपास, 70 प्लस है। आज की तारीख में भी आप गौशाला में डेली नियमित रूप से जाते हैं? कितने समय जाते हैं और कितनी सेवाएं देते हैं? ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि भी उस टाइम उन्होंने समस्या बताई, उस टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे ख्याल में 12-13 साल हो गए होंगे। तो जब से इस गौशाला में तो मेरी आना जाना रेगुलर है ही है। और अब मैंने ये कर रखा है कि उस टाइम तो मैं जैसे पीछे मैं तहसील अध्यक्ष रहा हूँ, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष रहा हूँ, तो उस टाइम तो ज़रूर मैं कम टाइम दे सकता था। और इस पद से पहले मैं जो था तो गौशाला में मैंने यहाँ से टिफ़िन ले जाना मेरे खाने का, और सारा दिन में रह के जो भी निर्माण करवाना है ऐसे मतलब खड़ा रह कर मतलब देख रेख में करवाया। और अब मेरा कुछ दिनों से रूटीन ये है कि भी मैं सुबह यहाँ से मतलब 5:30-6 बजे निकल जाता हूँ, और 4 किलोमीटर हमारी गौशाला है, पैदल जाता हूँ, पैदल जाता हूँ। और पैदल जाकर 1 बजे तक मैं बिल्कुल अटल रह के सारी देख रेख करनी करवानी जो भी है, हमारे सेवादार हैं उनसे, और दूसरा मैनेजर से कोई काम है, मैनेजर कोई हमारी ये मदद मिल जाती है कि भाई मेरे जाने के बाद वो आज़ाद हो जाता है, कोई दफ्तर का काम करना है तो वो करता है। अगर कोई ऐसा मतलब उसको ज़रूरत है कि ये समस्या है तो उसका समाधान करना है, तो वो हमें उसका समाधान कर देते हैं। चाहे वो अध्यक्ष राय लेनी है, चाहे मेरे लेवल की है, तो मैं फाइनल कर देता हूँ कि करो, कोई बात नहीं। तो मतलब ये रहता है। और 1 बजे आके मैं अपना नहा धो कर खाना खा के
और शाम के टाइम भी कई बार चला जाता हूँ, कोई ऐसी मतलब होती है कि जाना ज़रूरी है, तो शाम के टाइम फिर पोते मेरे को छोड़ जाते हैं और मैं फिर 7 बजे तक गौशाला में रहता हूँ। ठीक है ये वाह जी वाह। तो इसके अलावा अपने साथ में साथी और भी मौजूद हैं, उनसे करते हैं वार्ता। तो हाँ जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं सत्य प्रकाश आर्य, हाँ जी गांव कुलचंदर, हनुमानगढ़। हाँ जी। तो गौशाला किस तरह चल रही है और गौशाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गौशाला बहुत अच्छी चल रही है, हमारी सेवादार सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं। गौ भक्त बहुत हैं, गौ सेवक बहुत हैं। तो आप जितने भी गांव के यूथ हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जी? गांव जो भी है सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गौ सेवा करें। गौ सेवा में प्राप्ति है, इसमें सभी का हित है और इसमें कल्याण का मार्ग है, वो हमारा फर्ज है। हमारा परिवार सदैव समाज सेवा से जुड़ा है। पिताजी से विरासत में हमें समाज सेवा मिली है और हम भी उस फर्ज को पूरा निभा रहे हैं। और मेरा जो स्वास्थ्य है वो इजाज़त नहीं दे रहा, इसमें मैं गौ सेवा जाके तो नहीं कर सकता, पर जो भी मेरी आर्थिक या जो भी सेवा है वो चल रही है। तो अब बात करेंगे अभयपाल जी आपसे कि एक बार फिर कि आज की तारीख में सेवा समिति सूरेवाला के अंदर कितने लोगों का स्टाफ है जो नियमित रूप से काम कर रहा है और उनको लगभग कितना जो है मंथली जो है उनको अपने वेतन वगैरह दे? हमारे गौशाला में क्या है, एक तो मैनेजर है हाँ जी हाँ जी। और एक हमने प्राइवेट डॉक्टर रख रखा है। सरकारों की सेवा तो है ही है, प्राइवेट रख रखा है। हाँ जी। और एक हमारे फीटर रेडा जो मतलब गांव में घूमता है, हाँ जी। 7 दिन का उसका हमने वो चार्ट बना के दे रखा है, तो एक वो है। और उसके बाद गौओं की सेवा के लिए जैसे 14 आदमी हमारे पास हैं और 7-8 आदमी तो निराचारी की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। और 7 आदमी मतलब जो हरा चारा लाना होता है, एक मरबा हम ज़मीन ठेके भी ले लेते हैं, उसमें भी लेना है, कोई दानदाता आ गया उसका भी लेना है, कई बार हमारे को ख़रीदना भी पड़ता है, वो लेते हैं। ये तो है हमारी लेबर का। ठीक है। और एक 12-13 साल से हमारे कुलचंदर गांव से और ढाणियों से और इक्का दुक्का सूरेवाला से मतलब ठीक सुबह 4 बजे गौशाला वो पहुंच जाते हैं और 4 बजे आकर, और उनकी संख्या होती है 20 से लेके 30-35 तक, और वो ठीक 2 घंटों में 1200 गोवंश को निराचारी रेडी करके और वापस चले जाते हैं। ठीक है। और उनको आने जाने के लिए एक फीटर रेडा गुरदीप सिंह जी छापीणी, पूर्व MLA, उन्होंने मतलब दान दे दिया और पैसा उन्होंने दे दिया, हमने बना कर उनको सौंप दिया, तो वो उस पे चढ़ के आ जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उनकी सेवा जो है बड़ी गजब सेवा है। तो मैं तो सभी गौ सेवकों को निवेदन करूंगा और नवयुवकों को निवेदन करूंगा कि भी इस लाइन में आप भी जुड़े। और गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और ये एक अनमोल जीव है और इसकी जो सेवा करेगा वो ईश्वर अवश्य उनको उस बात का उस प्रक्रिया का रिजल्ट मिलेगा। तो अभयपाल जी बात करें कि आपने जैसे स्टाफ रखा हुआ है गौशाला में और ठीक है अभी, लेकिन उसी के हिसाब से आपके जो गौशाला के अंदर पशुओं की संख्या भी काफ़ी है। इतने स्टाफ से इतने पशुओं का संभाल होना बहुत मुश्किल है। हालांकि ठीक है अभी कुछ टेक्निकली जो करते हैं बहुत ही शानदार बात है, लेकिन
बात करें कि अपने जो गांव के जो यूथ हैं, तीनों गांवों के यूथ हैं, उनमें से कोई ऐसे भी यूथ हैं जो परमानेंटली सुबह शाम, जैसे आप सुबह 6 बजे निकल के घर से 5:30 बजे 6 बजे आप सुबह सुबह जो है पैदल ही आप जैसे निकल जाते हैं, उसी तरह से आपकी तरह सेवा देने वाले कोई अन्य भी और ग्रामीण हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं जी। एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि भी सुबह 4 बजे ज़्यादातर उसमें नवयुवक हैं, और वो 4 बजे आकर 6 बजे तक निराचारी करके चले जाते हैं, और वो सारे बेचारे खेतों में काम करने वाले हैं, ज़्यादातर मजदूरी करने वाले हैं, तो बहुत ही उनकी गजब सेवा है। उसके बाद लगभग मतलब सुबह सुबह जो है 35 सेवादार आते हैं। हाँ, तो कुछ तो मतलब 4 से 6 बजे तक, और कुछ फिर 6 बजे से 8 बजे तक, और कुछ 1-2 जो है वो 6 से लेके 1 बजे तक वहाँ पूरी सेवा, मतलब जो भी उनको दिखता है काम वो करते हैं, और वो गौशाला के गौओं के हित में करते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो आते हैं और उसके बाद में कुछ जैसे अपने रिक्वायरमेंट पे अपने और दोस्तों को भी बुला लेते हैं, क्योंकि कहते हैं भी जो व्यक्ति गौ सेवा में लग गया ना, वो वहाँ से कभी हट नहीं सकता है। वो ये भी एक नशा है, ये वो नशा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नशा कर लिया ना तो कोई और नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात जब यूथ की चली है, तो अब बात करें अपने आज का जो यूथ है, बात करनी अनिवार्य इसलिए है क्योंकि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया है। वो कहीं तो वो जैसे असामाजिक तत्वों से जुड़ गया, और कोई नशे की गिरफ्त में आ गया। बात करें अगर आप अपने क्षेत्र की, जैसे ये तीनों गांवों की, सूर्य वाला हो गया, नाई वाला हो गया, कुलचंद्र हो गया, यहाँ का यूथ किस तरह का है, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या बचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने नशे की और सेवा की बात की है, ठीक है, नवयुवक कुछ ऐसे हैं उनकी सेवा की भावना है, वो आते भी हैं, और जैसे हम लोग उनको सुझाव भी देते हैं तो कुछ उस तरफ चलते हैं। पर कुछ ये जो नशे वाला चलन है तो हमारे इन गांवों में भी है, हम ये नहीं कह सकते भी नहीं है, बिल्कुल चलन है। पर उस पे समाज के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी मौके पे जैसे अभियान वगैरह है और है वो चल रहा है, तो ये होना भी चाहिए। और नवयुवकों को मैं तो यही कहूँगा भाई इस नशे से कैसे न कैसे बचा जाए, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। नशा जिस घर में बढ़ गया या जिस युवक में बढ़ गया उसकी तो मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भी कैसे न कैसे करके इससे बचा जाए। बिल्कुल सही बात है जी अभयपाल जी, क्योंकि कहते हैं कि बड़े बड़े तख्तो ताज राजे महाराजे जो हैं वो भी इस नशा जो है बड़ा राजपाट भी नाश कर देता है। तो अब बात करें अभयपाल जी, अपनी जो गौशाला है 3-4 गांव भी जैसे अपने लगते हैं, मतलब कार्य क्षेत्र के अंदर लोग बाग लोगों का काफ़ी रुझान है इस गौशाला के प्रति। अनेक गौशालाओं में देखा है जैसे कभी कोई गौ कथा हो गई, या कई जगह पंजाबी बेल्ट है तो वहाँ पे कोई अखंड पाठ हो गया, सहज पाठ भी किया जाता है, या कोई जैसे शिवजी भगवान की कोई गौ कथा की जाती है। मतलब धार्मिक आयोजन की बात है, चाहे राधा कृष्ण की कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, मतलब उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है कि धार्मिक भावना के साथ में अनेक व्यक्तियों को जोड़ना, और दूसरा गौशाला में किसी न किसी तरीके से जुड़ाव बढ़ाना। अपने इस गौशाला के अंदर कभी कोई इस तरह का आयोजन किया गया है, और कितने नियमित क्रम में करने का, या कोई क्रम नहीं है, करते हैं, क्या सिस्टम है इसमें? सिस्टम तो हमारा ये है जी, सालाना हम गौ कथा या जो भी सत्संग वगैरह कराते हैं, 1-2 बार हमने पाठ भी रखवाए हैं। ठीक है। और अब
साल 1.5 साल से हमने संतों से निवेदन किया हुआ था कि भी सत्संग मतलब आपने करनी है, तारीख भी तय हो गई थी। उसके बाद कारणवश उनको कोई ऐसा हो गया तो वो नहीं आ सके, तो इस साल में हमारे थोड़ा सत्संग कैंसिल हुई है। बाकी हमारा यही सिस्टम बनाया हुआ, साल में एक बार सत्संग करनी है, चाहे वो पाठ रखाएं और चाहे सत्संग करें। बात करें गौशाला की तो इनकम के जरिए की बात है। एक है कि गौशाला के अंदर भी अनुदान आना और उसके बाद में जैसे सरकारी अनुदान आना बहुत ही बढ़िया बात है। अभी पशु भी ज़्यादा हैं तो अनुदान भी ज़्यादा है, लेकिन अगर पशु ज़्यादा हैं अनुदान भी ज़्यादा है तो खर्चे भी ज़्यादा हैं। तो इनकम के जरिए की बात करें तो जैसे अभी एक मुरब्बा आप ज़मीन लेके आप खेती बाड़ी का भी जैसे वो कर देते हैं, इनकम के जरिए क्या क्या है जी जो नियमित है? इनकम के जरिए ये हैं कि एक तो हमने मतलब 5 किलो गेहूँ हाँ जी हर 1 बीघे पे लगाई हुई है, ठीक है, तो तीनों गांवों की वो उगराई आती है। ठीक है, और दूसरा मरबे के पीछे 2 ट्राली तूड़ी, ठीक है, तो वो दान हमारे को तूड़ी कुछ लोग पहुंचा जाते हैं। अगर कोई पहुंचा नहीं सकता है तो वो हमारे को पेमेंट कर देता है कि मेरी इतनी ट्राली बनती है, इसके ये आप लो। तो एक तो ये है। दूसरे वो दानदाता हैं ही अलग से जो मतलब दान मोटा दान देते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ। और तीसरा जो है गवर्नमेंट का अनुदान 9 महीने का गवर्नमेंट दे रही है। बड़े गोवंश का मतलब जो है 40 रुपये और छोटे का 20 रुपये, तो वो मतलब 4 महीने और 5 महीने 5 4 9, तो वो गवर्नमेंट का की तरफ से आता है। ठीक है, ये है। तो अभयपाल जी जैसे कुछ गौशालाओं में मैंने ये भी देखा है व्यक्तिगत रूप से कि कहीं कोई गोबर गैस की व्यवस्था करने, बायो गैस की भी व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब योजनाओं में है, कुछ जगह चल भी रही है, कई जगह जैसे मतलब ये भी एक जैसे अब आपके पास में भी पशु ज़्यादा है तो खाद की आपके जो गोबर जो है वो मतलब लोग खाद के रूप में लेकर भी जाते होंगे, उसका भी कोई है। कई जगह जैसे कोई दुधारू पशु होते हैं तो उनके दूध की भी मतलब बिक्री भी करते हैं कुछ लोग। और आपकी कोई योजना में कोई अगर कोई ऐसा कोई है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। योजना के बारे में ये है कि पीछे गवर्नमेंट की स्कीम थी कि भी गोबर गैस प्लांट मतलब आप लगाओ, ठीक है जी। तो वो डिपार्टमेंट के मतलब अधिकारी हमारे पास आए भी थे और हमने विचार करके और उनको वो फार्म वगैरह की प्रक्रिया करवाई भी थी। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा नंबर ना पढ़कर वो भादरा या नौर, मेरे ख्याल में नौर का नंबर पड़ा, तो वो गोबर गैस प्लांट मतलब ज़िले में एक ही लगना था, बड़ा प्लांट था वो। उसमें 2 बीघे उन्होंने ज़मीन मांगी, जो भी प्रक्रिया है गोबर इतना होना चाहिए, वो सारी शर्तें हमने लिखे दी, पर वो नौर को दे दिया। ठीक है, मतलब वो तो ठीक है, अभी हमने प्रयास किया और आगे भी जारी रखेंगे और कभी आज नहीं तो कल सफलता तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन प्रयास करना बहुत अनिवार्य है। दूसरा खाद जो है हमारे मतलब हमने अब तो जो है 20 रुपये कुंटल के हिसाब से हम खाद देते हैं, और खाद हमारी जो है 3 गांव जुड़े हुए हैं, 3 या 4, तो उनके दानदाता हैं उनको ही देते हैं, बाकी हम नहीं देते। और हमारे पास खाद की बुकिंग रहती है, और जब हमारे चावल की पंजीरी का टाइम आ जाता है उस टाइम हम 30 रुपये क्विंटल कर देते हैं। तो वो इस हिसाब से तो वो इनकम कुछ है, वो उसको ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्यों लेबर लग जाती है। तो अभयपाल जी जैसे आप गौशाला के ऊपर आप जैसे तहसील में अध्यक्ष भी रहे हो, आप ज़िले में भी हनुमानगढ़ ज़िले के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, और कैसा आपका अनुभव रहा? और कुछ कहते हैं भी कुछ नया, कुछ यादें हैं जो यादगार पल हैं, कुछ करवाए हुए काम हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि भी जैसे हमारी ये 3 गांवों की गौशाला, इसमें तो मैं जुड़ा हुआ हूँ ही। और उस दौरान में जब गौशालाओं की मीटिंग मतलब हमारे कृष्ण जी पारिक अध्यक्ष थे जिला के, वो मीटिंग जब लेते
तो उन्होंने ये मतलब निर्णय किया कि भी अपने अब तहसील अध्यक्ष, तहसील कार्यकारिणी भी बनाएं सारे ज़िले में, ताकि इसकी व्यवस्था अच्छी हो सके। तो उस टाइम की बोलने की कार्यशैली देख के और टिब्बी तहसील कि जितनी भी गौशाला है उन्होंने बैठ के और ये तय कर लिया कि भी एचरा जी आपको हम तहसील अध्यक्ष बनाएंगे। चलो जी, उन्होंने जिम्मेवारी दे दी। मैंने 5-6 साल मतलब ये सेवा की। और कृष्ण जी जैसे भी हमारी मीटिंग वगैरह तहसील लेवल की, ज़िले लेवल की लेते, तो उनको ऐसे लगा कि क्यों नहीं एचरा जी को जिला कार्यकारिणी में लाया जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भी आपको हम उपाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी में बनाएंगे। तो मैंने कहा जी मैंने तो सेवा करनी है, गऊओं की सेवा करनी है, आप जहाँ ही कोई जिम्मेवारी दोगे तो उसमें मतलब निभाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने वो मतलब दे दी। तो फिर मैं ज़िले की प्रक्रिया में उनके साथ जहाँ भी जाना, जहाँ कोई समस्या होगी वहाँ जाना, करना, बोलना, साथ देना, मतलब पूरा टाइम मैं इस प्रक्रिया में देता। तो करते करते मतलब उनके टाइम में वो थोड़ा सा कंडम रहने लगे। उसके बाद हमने सबने सोच समझ के बजरंगी जी को अध्यक्ष बना दिया और उन्होंने आपका अपना कार्यकाल पूरा किया। तो उसके बाद मतलब हाँ जिलाध्यक्ष मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा ठीक है चलो सेवा करनी है। तो मैंने 2.5 साल जो है ज़िले की गौशालाओं की देखरेख की और लगभग मैं शुरू में जो है बैठ के मतलब इसका हिसाब किताब और इसका जो भी करना था वो करके और गौशालाओं की प्रक्रिया देखने के लिए मैंने कोई 125-150 गौशालाओं का भ्रमण भी किया। और भ्रमण करके जो भी गौशालाओं में मेरे को नज़र आई कमियाँ, तो वो सब की मैंने मीटिंग लेके और उनको सुझाव भी दिए और सुधारने की कोशिश की। उस बात का असर भी आया। और कुछ तहसील अध्यक्ष थे उनको भी मैंने निवेदन किया कि भी कुछ गाँवों की जो गौशाला हैं उनमें देख रेख में या रिकॉर्ड में और ये थोड़ी कमियां हैं, तो क्यों नहीं एक कमेटी ऐसी बनाकर उसका सुधार किया जाए। वो भी मतलब किया। और जो गौशाला अनुदान से जुड़ने वाली थी, कुछ रह रही थी, उनको भी कोशिश करके पशुपालन विभाग से संपर्क कर उनको उस अनुदान की प्रक्रिया में जुड़ाया। और राज्य कार्यकारिणी को, राज्य सरकार को जो भी जैसे नंदी गौशाला की राय हमने दी, उसका बजट थोड़ा कम था, उसको भी बढ़ाने की वो दी। और दूसरा अनुदान जो है पहले मतलब 3 महीने से चालू हुआ था और हमने बार बार लिखने करके गवर्नमेंट ने फिर 6 महीने का किया और 6 महीने के बाद अब 9 महीने का कर दिया। तो जिला कार्यकारिणी और तहसील कार्यकारिणी अच्छे प्रयास कर रही हैं। और अब तक चाहे वो तहसील कार्यकारिणी है चाहे वो जिला कार्यकारिणी है, सभी मतलब जो है बिना चुनाव के हम चुन रहे हैं, निर्विरोध चुन रहे हैं और सभी अपनी तरफ से अच्छी सेवा मतलब दे रहे हैं। तो अभयपाल जी, जैसे आप जिलाध्यक्ष थे जी, तब आपको जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी किया गया था? हाँ, मेरे को मतलब जिला कलेक्टर और हमारे एसडीएम टिब्बी थे, तो उन्होंने यहाँ हमारे बशीर गौशाला में प्रोग्राम था, उस टाइम उन्होंने सम्मानित भी किया। टाइम की या जो भी मेरी कार्यशैली थी उसको देख के और मतलब उन्होंने सम्मानित भी किया। हाँ, वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब बहुत ही अच्छा रहा आपका। और कहीं ना कहीं वास्तव में जैसा मेरे को बताया गया था, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी मिली। तो बात करें अभयपाल जी, जैसे आपको जिला कलेक्टर और एसडीएम की ओर से जैसे सम्मानित भी किया गया था, बहुत ही शानदार बात है। और आप जिलाध्यक्ष भी रहे, आपका कार्यकाल भी बहुत शानदार रहा। आज भी मतलब आपकी पीठ पीछे आपके लिए बहुत अच्छा बोला जाता है। मैंने तो व्यक्तिगत सुना भी है अनेक गौ भक्तों से। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया था, वो शायद आपके कार्यकाल में आया था, लंपी की बीमारी आई थी। लंपी की बीमारी के टाइम पे
कितने का जो है पशु जो है वो गौ माता है चाहे गोवंश है वो मतलब कितना नुकसान हुआ उस दौरान आपने कितनी मुस्तैदी से जो है उसका बचाव किया पशुओं का, उस दौरान का थोड़ा सा आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लंपी बीमारी जो आई थी बड़ी खतरनाक बीमारी थी। अचानक वो बीमारी आई और जब भी हमारे को मतलब इस बात का अंदेशा हुआ तो फटाफट हमने जो है जिला कार्यकारिणी की मीटिंग ली और सब तहसीलों को मतलब ये सूचना दी भी सब जो है सक्रिय हो जाओ और मीटिंग लेके और इसके जैसे भी कोई देसी जड़ी बूटी है या इसका अंग्रेजी इलाज है वो मतलब पूरा चालू कर दो। तो लोगों ने मतलब अच्छी मेहनत की और ज़्यादातर मैंने देखा है भी जिन गौशालाओं की कार्यकारिणी या सेवादार जो सक्रिय थे वहाँ तो बहुत ही बचत रही। ठीक है। मृत्यु दर जरूर कुछ आया पर बहुत बचत रही। जहाँ थोड़ा सा देख रेख कम थी या कार्यकारिणी सक्रिय नहीं थी वहाँ नुकसान हुआ है और उस टाइम गोवंश का नुकसान हज़ारों में हुआ था जी। वो तो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, नुकसान बिल्कुल हुआ है पर फिर भी मतलब सेवादारों ने और कार्यकारिणियों ने बहुत ही मेहनत की और ये पशुपालन विभाग ने भी अच्छी मतलब मदद की, प्रशासन भी खूब लगा रहा तो उसमें मतलब लोगों ने अच्छा गोवंश को बचाया। ऐसी बात नहीं। लगातार गाइडलाइन भी मिलती रही विभाग की ओर से भी, बिल्कुल और काफ़ी एक्टिविटी भी दिखाते रहे। हाँ। बहुत ही शानदार बात है। तो अब अजय पाल जी, आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक भी देख रहे हैं, आपके गांव के लोग और आप आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, अनेक जिले के जो आपके गौ भक्त हैं वो देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि गौ सेवा में जो लगे हुए हैं बहुत ही अच्छी बात है और वो लगे रहें। और दूसरा, जिनका ध्यान थोड़ा कम है उनसे भी मेरा निवेदन है कि भी गौ सेवा एक ऐसी सेवा है, ये अनमोल जीव है, इसकी सेवा की हुई व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी इसकी तरफ ध्यान दें। बाकी तो लोग अच्छे जुड़े हुए हैं, अच्छा दान दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी अच्छी मदद कर रही है और नवयुवकों का मेरा निवेदन है कि ठीक है आप पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आप कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी मेरा निवेदन है कि इस गोवंश की तरफ बिल्कुल कोई तन का सहयोग दें, कोई मतलब दान दें, जो भी है इधर इसकी तरफ बहुत ही ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इसमें करोड़ों देवी देवता निवास कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भी ये मतलब जो है जैसे कई लोग हमारे को कह देते हैं कि भी ये सड़कों पे घूमने से मतलब ये रह नहीं सकता, तो मैं मतलब ईश्वर को याद करके कहना चाहता हूँ कि भी अगर आप लोग इसकी तरफ ध्यान दे देंगे और जैसे गवर्नमेंट ने दे रखा है तो ठीक 5-7 सालों में ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। गोवंश आपको सड़कों पे घूमता हुआ नहीं मिलेगा और ना ही कोई एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भी खास करके नवयुवकों से निवेदन है कि इसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान दें। जय गौ माता, जय गोपाल। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं एचरा साहब जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं गौ भक्तों में। भले वो जिलाध्यक्ष आज की तारीख में भले जिलाध्यक्ष नहीं है लेकिन गौ भक्त तो बहुत हैं और आज 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी आज भी सुबह 5 बजे उठ के 5:30 पौने 6 बजे गौशाला में जाते हैं और आर्थिक रूप से भी दे रहे हैं और शारीरिक रूप से भी दे रहे हैं। बात करें कि आज भी अगर तहसील लेवल पर या ज़िला लेवल पर कहीं भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमेशा मौजूद रहते हैं और बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने विशेष रूप से प्रत्येक युवा को गौ सेवा करने के लिए आमंत्रित किया है कि गौ सेवा करेंगे तो अपना जीवन सफल करेंगे।